गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मेंटर रवि जांकेट विश्वकर्मा। मैं आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल हमारा बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है मैथमेटिक्स का। तो एज ए मैथमेटिक्स टीचर मेरी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, मुझे लगा कि मुझे दोबारा आना चाहिए। बहुत दिनों के बाद मैं अपनी वीडियो के साथ आपके साथ आया हूं। ठीक है, कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन एक नई एक्साइटमेंट के साथ और नई एनर्जी के साथ आज हम उपस्थित हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि कल हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम है मैथमेटिक्स का, जिसकी हमें तैयारी करनी है और अब कुछ ही घंटे बचे हैं एग्जाम स्टार्ट होने में। तो मैं आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं और उम्मीद है कि वो सब आपको पसंद आएगा। शायद हो सकता है कि वो आपके लिए कल के पेपर के लिए एक रामबाण का काम करें। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें, ताकि जो है आपको सब बच्चों को उसका फायदा उठा सकें। आज मैं 4 चीजों पे फोकस करने वाला हूं। सबसे पहला फोकस मेरा रहेगा कि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कल के पेपर में इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि जिन चैप्टर से सबसे ज्यादा पेपर आने वाला है। बहुत ही कम चैप्टर ऐसे हैं, 7 से 8 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे लगातार बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात, हम ये बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आ सकता है, यह हम करने वाले हैं। तीसरी बात, हम आपके पास कुछ प्रेडिक्शन शेयर करेंगे कि कौन सी केस स्टडी आपकी इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर की केस स्टडी आपके साथ आ सकती है और कौन सी केस स्टडी नहीं आ सकती है। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में मेरे साथ और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। जो इस चैनल पे नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे चैप्टर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से जरा देखेंगे, जैसा कि हमें पता है कि पूरा सिलेबस में हमारे पास टोटल चैप्टर 14 है। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इस 14 चैप्टर को टोटल 80 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। सबसे पहले जो आपकी यूनिट है वो होती है आपकी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यूनिट के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है रियल नंबर, वो आपका आता है और वो पूरा 6 मार्क्स का है। आप देखेंगे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है एन। एन का मतलब है नंबर सिस्टम, इस यूनिट का नाम है और यहां से आपका पूरा 6 मार्क्स का पेपर आता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मात्र 2 से 3 एक्सरसाइज हैं इसके अंदर और 2 या 3 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, यानी कि सेकंड यूनिट के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारी अलजेब्रा यूनिट। अगर हम सेकंड यूनिट के बारे में बात करें तो सेकंड यूनिट से हमारा टोटल जो पेपर आता है वो आता है 20 मार्क्स का। और सेकंड यूनिट में अगर आप देख पा रहे हैं तो आपके 4 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला चैप्टर आता है आपका पॉलिनोमियल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद लास्ट चैप्टर जो आपका अलजेब्रा यूनिट से आता है वो आता है चैप्टर नंबर 5, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपीवी बोलते हैं। ये जो 4 चैप्टर हैं ये आपका यूनिट 2 के अंदर आते हैं और इससे आपका 20 मार्क्स का पेपर आने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूं कि 4 चैप्टर में से ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा नंबर का पेपर आने वाला है। तो देखिए, पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पॉलिनोमियल के बारे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज रह जाती हैं। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज में ग्राफ है। ग्राफ का मुझे नहीं लगता कि ग्राफ से कोई क्वेश्चन आएगा, अगर आ सकता है तो 1 नंबर में आएगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की, सेकंड एक्सरसाइज से इसका क्वेश्चन आने वाला है जहां पर आपको नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आएंगे, अल्फा, बीटा और गामा। याद रखना हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही पूछा जाएगा, जिसमें आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन निकालने के लिए आपका आएगा। तो दोस्तों, यहां से 1-2 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। साथ में आप यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस यूनिट में है ना, वो आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम बात करते हैं दोनों चैप्टर की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन्हीं 2 चैप्टर में। उसका सिंपल सा कारण है, सबसे सिंपल कारण यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दोनों काफी सिमिलर चैप्टर हैं इन टर्म्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम दोनों की जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों सेम है।
उसका छोटा सा डिफरेंस है जिसके बारे में आपको मैं जरूर डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपको समझना क्या है कि ये दो चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है, तो ये चैप्टर आपको जरूर करने हैं। ग्राफ वाला क्वेश्चन यहां से आएगा और वर्ड प्रॉब्लम 110% यहां से वर्ड प्रॉब्लम आपकी आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं। तो अलजेब्रा से अगर हम ध्यान दें तो उसके बाद हमारा जो चौथा चैप्टर इसमें बचता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है क्योंकि ये एक नया चैप्टर है। इससे पहले आपने 9 तक इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, पहली बार यहां पर आप पढ़ते हैं। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर हमारी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वाले चैप्टर से ज्यादा नंबर का पेपर नहीं आने वाला, लेकिन जिन बच्चों ने इसकी तैयारी अच्छे से करी है उसके लिए बहुत ही आसान चैप्टर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 एक्सरसाइज हैं। सेकंड एक्सरसाइज में दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि 15 क्वेश्चन तक ही आपको करना है, 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी तक। जो बड़ी वर्ड प्रॉब्लम है, वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको सिंपल से एन टर्म पे ध्यान देना है, सम ऑफ एन टर्म्स पे ध्यान देना है। सिंपल क्वेश्चन इसमें रिलेशन वाला आपका आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अलजेब्रा से जो मेरे हिसाब से लगता है मुझे कि आपका तो पेपर है 10 से लेके 15 मार्क्स का, वो आपका आएगा पूरा का पूरा जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में। यानी कि मान के चलो 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर इन 2 चैप्टर से आएगा, और बाकी जो 7-8 नंबर है जो कि वेरी करेंगे, हो सकता है 6, 7 या 8, वो आपको पॉलिनोमियल और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपको चैप्टर जो है इनका ध्यान रखना है इस यूनिट के अंदर। उसके बाद आइए चलते हैं हम अपनी तीसरी यूनिट का नाम, जिसमें आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिस तरीके से आपने पढ़ा था यूनिट 1 आपका, इसी तरीके से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये तीसरी आपकी है जिसके अंदर एकमात्र चैप्टर आता है जिसका नाम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर है 6। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अपने आप में बहुत ही आसान टॉपिक है जिसकी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। और यहां पे मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में आएगा, या फिर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5 मार्क्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। 2 और 3 नंबर में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं बहुत ही आसान आएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका जो आपका डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है, या फिर आपके जो सेक्शन फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है, इसमें से जो क्वेश्चन आने वाला है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालने के लिए आएगी आपको, और सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन यहां से 110% आएगा। तो यहां से 6 मार्क्स का पेपर आपका आने वाला है, तो उसको आप ध्यान रखेगा। नेक्स्ट यूनिट जो हमारी है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसका है आपका नाम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट इसलिए बन जाती है क्योंकि यहां से जो चैप्टर आपके आने वाले हैं वो है ट्राइंगल और सर्कल। ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर के बारे में अगर बात करें, ट्राइंगल चैप्टर में पिछले साल टोटल पूरी 5 एक्सरसाइज थी, और आप इस चैप्टर में पूरी 3 एक्सरसाइज रह चुकी हैं, और 3 में से भी एक एक्सरसाइज बहुत छोटी इसमें फिलअप है। यहां से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम बनती है बीपीटी, दैट इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम टेलर थ्योरम भी कहते हैं। बीपीटी का प्रूफ मुझे नहीं लगता है आएगा, लेकिन फिर भी बीपीटी का क्वेश्चन 100% आने वाला है। आप ट्राइंगल से ध्यान रखना कि क्योंकि इन दोनों चैप्टर से आपका 15 नंबर का पेपर आ रहा है, तो याद रखने वाली बात इसमें यह है कि ट्राइंगल से यहां पर आपको 7 से 8 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है आपका सर्कल। अगर हम सर्कल चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो सर्कल चैप्टर में आपकी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज के बारे में बात करें, सिर्फ यहाँ पे 2 थ्योरम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्री में टोटल आपका 15 नंबर का पेपर आ रहा है। 15 नंबर के पेपर में से जो आपका दोनों के दोनों चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहां पे आप ये मान के चलें कि अगर एक चैप्टर से 8 नंबर का आएगा तो दूसरे चैप्टर से 7 नंबर का पेपर आपका आने वाला है। 8 नंबर का पेपर आएगा आपका ट्राइंगल से, और 7 नंबर का पेपर आएगा आपका सर्कल से। सर्कल की क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन 4 से 5 क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता सकता हूं। चौथा 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अपने साथ बुक लेकर बैठे हुए वो निशान लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, और जो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, एक क्वेश्चन नंबर 13 है।
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जहां से आपका क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। बच्चों मेरी बात को ध्यान रखना। तो यहां से आप समझ के चलें कि ट्रायंगल और सर्कल दोनों ही चैप्टर में से जो आसान चैप्टर आपका पड़ता है, जो बच्चे केवल पास होना चाहते हैं, ध्यान देना, अगर आप ट्रायंगल नहीं कर पा रहे हैं तो आप सर्कल पर फोकस जरूर करें। एक एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन, कुछ नहीं है, 5 के 5 क्वेश्चन आसान है, ठीक है। जो बच्चे बुक लेकर बैठे हुए हैं तो वो निशान लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 13, यही 5 क्वेश्चन है जिनमें से पूछा जा सकता है। तो आप चैप्टर सर्कल पे फोकस कर सकते हैं क्योंकि यहां से 7 नंबर का पेपर आने वाला है और जो आपको पास कराने में बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में, जो कि हमारी है आपकी, जिसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है, इसलिए क्योंकि यहां से 12-13 नंबर का पेपर फिक्स आता है। जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री को कंपलसरी कर ले, यहां से 12-13 नंबर का पेपर कंफर्म आने वाला है। अब बात करते हैं, ये चैप्टर जो है, ये यूनिट जो है 2 चैप्टर में डिवाइड है। एक है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन आपका आने वाला है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू की फॉर्म में। उसके बाद 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से जरूर मिलने वाला है आपको। यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो कि है आपका प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। तो प्रूफ करने वाले जितने भी क्वेश्चन है जो कि आपकी लास्ट एक्सरसाइज में है 8.3 में, मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन वहां पर हैं। 10 के 10 आप कर लीजिए, उसके अंदर 3-4 एग्जांपल भी गिवन है, मात्र 13 से 14 क्वेश्चन है। उसी में से आपको एक क्वेश्चन जरूर कल पेपर में मिलेगा एज इट इज, कोई डिजिट भी चेंज नहीं होगी। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए, यहां से आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि इसी यूनिट का पार्ट है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से यहां से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आने वाला है दोस्तों, तो यहां पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि बहुत आसान है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन की छोटी छोटी ट्रिक्स भी आपको दिखाई गई हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं उनकी डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने की। यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। 110% यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, वीडियो को आप देख सकते हैं दोबारा से। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन और चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद जो आपका 5 नंबर का सेकंड क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जरूर करें जो बच्चे पास होने वाले हैं। ध्यान से देना, मेरी बात को नोट कर ले, कॉपी पे आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, आप ध्यान दें कि आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। तो इसके बाद हम चलते हैं आपका नेक्स्ट यूनिट के बारे में, जो हमारी है आपकी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और उसके बाद आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये जो आपके दोनों चैप्टर हैं ये आते हैं यूनिट 6 में, जिसका नाम है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन के बारे में हम बात करते हैं। ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है। ध्यान देने वाली बात ये है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जहां से बेसिकली सिर्फ एक एक्सरसाइज आपकी रहती है। लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमारे पास 2 से 3 एक्सरसाइज थी। तो ये जो चैप्टर है अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता था। यहां पर चूंकि अब एक ही एक्सरसाइज रह चुकी है तो यहां पर आपको फिगर दे दी जाएगी और उसके जो शेडेड पोर्शन होंगे उसका एरिया निकालने के लिए आएगा। यहां से मुझे ऐसा लगता है कि यहां से आपका क्वेश्चन जो है आएगा तो सिर्फ 2 या 3 नंबर में आएगा। लेकिन जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 100% यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। दोबारा से ध्यान देने वाली बात यह है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद उसके बाद आपका जस्ट मैंने अभी आपको पहले बताया था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और तीसरा 5 नंबर का क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा मेरी बात को ध्यान से, कल आप याद करेंगे। तीसरा 5 नंबर का क्वेश्चन जो आने वाला है वो आने वाला है इसी चैप्टर से, दैट इज द नेम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
मैं आपको बता दूं, जो बच्चे इसके फॉर्मूले को भी सही लिख देंगे, फॉर्मूला लिखने के भी 1 नंबर है, 2 नंबर है। अगर आपने फॉर्मूला सही लिख दिया तो पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद अगर आप उसकी वैल्यू को सही पुट करते हैं तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ध्यान देना, अगर आपने फॉर्मूला भी सही लिखा है तो भी नंबर मिलेगा। अच्छे से फॉर्मूले को याद करके जाना है। यहां से आपका 5 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है। बहुत ही आसान है, आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, क्योंकि केवल इसके अंदर भी आपकी 2 ही एक्सरसाइज आती हैं। जितने भी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं और क्वेश्चन दिए हुए हैं, आसान है, आप सभी एक बार रिवाइज कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमेशा पेपर में इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे पास होने वाले हैं वो इस बात को जरूर ध्यान दें। मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन पेपर को कल कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा कि कल को आपकी किस तरीके से तैयारी करनी है, ताकि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से प्री प्लान करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन लास्ट में करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस पैदा करता है बच्चों के नंबर में, किसी के 80 आते हैं तो किसी के 30 आते हैं, दैट इज कॉल्ड द अटेम्प्ट, कि आप पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आइए अब चलते हैं आपके बाद नेक्स्ट यूनिट के, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, दैट इज द नेम ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी 2 ही चैप्टर आपके बचते हैं। अब अगर हम स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें, ये 2 चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी का यहां पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा आसान है, सभी बच्चे इसको कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूले पे है, नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एक सिंपल क्वेश्चन यहां से आने वाला है। तो जो बच्चे पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी उनके लिए मस्ट है, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से टोटल 11 नंबर का पेपर आने वाला है, और उन 11 नंबर में से प्रोबेबिलिटी से 4-5 नंबर का पेपर आना है। तो आप ध्यान देना, यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी से। जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आपको 2 नंबर में देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान रखना इस बात का कि प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही आसान चैप्टर है, जिसको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। आप ध्यान देना, यहां पर दोबारा से नोट कर लीजिए मेरी बात को। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसके अंदर जो चौथा क्वेश्चन, इससे पहले मैं 3 के बारे में बता चुका हूं। पहला, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, जो कि होगा वर्ड प्रॉब्लम का। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, दूसरा क्वेश्चन आपका आने वाला है कहां से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का जरूर आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर करा था कि तीसरा क्वेश्चन जो आपका आने वाला है वो आएगा आपका, डेफिनेटली आ सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2-2 नंबर के आते हैं। तो यहां से आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका डेफिनेटली आएगा। 5 मार्क का जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका आने वाला है किससे, वो आपका आने वाला है स्टैटिस्टिक्स से। मोड, मीडियन और मीन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं, चाहे वो मोड, मीडियन और मीन कोई से का भी एक हो, ध्यान रखना यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस जो है वो आएगा आपकी, जो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं F1 और F2, 2 फ्रीक्वेंसी आपकी वहां पे एम्प्टी रहेंगी, जिसका निकालने के लिए आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से जो क्वेश्चन पूछे जा सकता है वो तीनों ही चीजें पूछी जाएंगी, मोड, मीडियन और मीन। तो आप ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन जिसमें तीनों चीजें पूछी जाएंगी, आप उस पर फोकस रखना। यहां पर जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए क्वेश्चन आने वाला है। तो स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपके पास टाइम कम है या फिर कोई दिक्कत है तो आप फॉर्मूला अगर सही लिख देते हैं, वैल्यू को अगर आप सही पुट कर देते हैं तो भी आपको नंबर मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप फॉर्मूला अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। तो यहां से जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, चौथा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्या, स्टैटिस्टिक्स, जहां से आपका 5 नंबर का आने वाला है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को नोट भी कर लीजिएगा एक बार पेन पे। तो इसी के साथ आपको दिखाई दे दिया है कि यहां से हमने सभी चैप्टर्स में से सीख लिया है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है, और नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको यहां पर 2 बातें बताना चाहता हूं।
दो बातें, एक बात उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इसके अंदर फुल मार्क्स आपके गेन करना चाहते हैं, वो इन चैप्टर पर फोकस कर सकते हैं। दूसरी बात, वे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, जिस चैप्टर को मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, उस पर आप फोकस करके पढ़ें। मैं दोबारा से एक बात बहुत ही शॉर्टकट से रिव्यू कर देता हूं जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं। आइए जरा देखते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। पहला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है वो है रियल नंबर, जो कि बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। ये बात मैं उनके लिए कर रहा हूं जो बच्चे पास होना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अब की बार आपको पास होने के लिए 27 मार्क्स चाहिए अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, तो अब की बार पास होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जिन चैप्टर्स को मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना उससे करने की। आई होप कि ऐसा ही हो। तो ध्यान देना, चैप्टर 1 के बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बनता है, चैप्टर 2 आसान है, कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आसान है, कर सकते हैं, यहां से 3-4 नंबर का पेपर आने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान है, यहां से किया जा सकता है। उसके बाद आप सर्कल कर सकते हैं, यहां से चैप्टर 8 जो कि बहुत आसान है। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर का आना है, दोनों कर सकते हैं, यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आपके पास आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री एक आसान टॉपिक है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे ज्यादा आसान है, तो ध्यान से आप इसको कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात उसके बाद है सरफेस एरिया, जो बच्चा कर सकता है वो प्लीज कर ले, अगर सरफेस एरिया आप नहीं कर पा रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन 100% आने वाला है जो कि 5 मार्क्स में होगा। मैंने आपको बताया कि अगर यहां पर आप फॉर्मूला भी सही लिख रहे हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यानी कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आप कर सकते हैं। तो दोबारा से ध्यान देने वाली बात है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि अगर आप 8 से 9 चैप्टर कर लेते हैं, और मैं गारंटी के साथ इस बात को आपको कह सकता हूं कि अगर आप ये 7-8 चैप्टर ढंग से कर लेंगे तो आप आसानी से 40 to 50 मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो मेरी बात को आप कॉपी पेन लेके प्लीज नोट कर लीजिए। ये हमारा था, हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, किन चैप्टर से आपका कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, कौन से चैप्टर आपको ज्यादातर पहले प्रीफर करना चाहिए, जिनको हमें करना है। तो ये चैप्टर डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि इन चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब आप सभी बच्चे ध्यान देना, कॉपी पेन लेके इसको नोट करते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि किस चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। इस चैप्टर को आपको साथ में नोट करते रहना है, छोटे छोटे से चीजें मैं आपको बताते रहूंगा, मुझे उम्मीद है आप सभी के काम आएगा। ये देखते हैं रियल नंबर के बारे में। यहां से मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 एक्सरसाइज में से आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन जो आने वाला है प्रूफ दैट इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 मार्क्स में, नोट कर लीजिए। यहां से एचसीएफ एलसीएम का एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आएगा कि प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। 2 क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, पॉलिनोमियल के बारे में, मैंने आपको पहले बता दिया है, यहां से अल्फा बीटा के फॉर्म में रिलेशन आ जाएगा, 1/α प्लस 1/बीटा। बताइए क्या होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बताइए क्या होता है। एक पॉलिनोमियल आपको दिया होगा, यहां से सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट चैप्टर में आइए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में यहां से आपका जो आपको पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यहां पर आपको पता है 3 कंडीशन है, पैरेलल लाइन की, इंटरसेक्टिंग लाइन की, कोलिनियर लाइन की। यहां से एक क्वेश्चन आपके पास डेफिनेटली आने वाला है इस रिलेशन से, a1/a2 वाले से। उसके बाद यहां से एक वर्ड प्रॉब्लम कंपलसरी आने वाली है, हो सकता है 3 नंबर में हो और हो सकता है 5 नंबर में हो। तो ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका मैं आपको बता देता हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक क्वेश्चन कंपलसरी बनता है, d = b² - 4ac। नेचर ऑफ रूट्स d ग्रेटर देन 0, तो आपके रूट्स पॉसिबल हैं, रियल रूट्स होंगे। d = 0 पर इक्वल रूट्स होते हैं, और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब है रूट्स इज नॉट पॉसिबल। तो ध्यान देने वाली बात है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन जरूर आने वाला है। उसके बाद यहां से इंपॉर्टेंट बन जाती है वर्ड प्रॉब्लम, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि आपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हंड्रेड टर्म निकालने के लिए आपको पक्का आने वाली है 2 नंबर में। उसके बाद फिर यहां से आपका दूसरा क्वेश्चन आता है सम ऑफ n टर्म्स वाला। इसमें आपको कंडीशन दी जाएगी और आपसे सम ऑफ n टर्म्स या nth टर्म देके
सम ऑफ एटम्स निकलवाया जाएगा। तो उसके बाद यहां से चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होते हुए क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगेगा और जिसमें आपका सेक्शन फॉर्मूला भी यूज होगा। तो डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला जिस क्वेश्चन में दोनों का यूज हो रहा है, एक लाइन जो उसको इतने रेशो में डिवाइड करती है, तो बताइए कि इसका कितना रेशो है, ये क्वेश्चन यहां से आपके पास आने वाला है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको आप कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो प्रूफ है, वैसे तो वो बहुत आसान है, पहले मैंने देखा गया है कि लगातार कई साल तक उसका प्रूफ आया है, लेकिन क्योंकि कुछ टाइम से उसका प्रूफ नहीं आया है, क्योंकि शायद आउट ऑफ सिलेबस भी से आप कह सकते हैं, लेकिन बीपीटी पे जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें बीपीटी का यूज हो रहा है, वो क्वेश्चन इसके प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीपीटी के क्वेश्चन के जो है, बीपीटी जिसमें यूज हो रही है, वो क्वेश्चन आपके पास जरूर आएंगे, आप उसे ढंग से तैयार करके जाएं। दो ही एक्सरसाइज है, बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। आइए चलते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर भी बताया है जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन कर जाइए, सिर्फ वही आएंगे, ठीक है। टेंजेंट वाला क्वेश्चन 100% यहां से आने वाला है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका इंट्रोडक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला से एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में। उसके बाद प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आपका 100% आपको देखने को मिलेगा, जो कि आने वाला है 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा प्रूफ करने के लिए, और सिर्फ जो आपके एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से कर लीजिए। उसमें जो 3-4 एग्जांपल दे रखे हैं वो आप अच्छे से कर लीजिए, उनमें से कोई ना कोई आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का अगर बारे में बात करें, तो इसके अंदर आपके टोटल 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, और 6 से 7 क्वेश्चन इसके एग्जांपल दे रखे हैं। टोटल क्वेश्चन बैठते हैं 20 से 21। इसमें मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन है आपका क्लाउड वाला या फिर जिसमें 2 आपके एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है, ठीक है। स्पीड वाला क्वेश्चन जो बनता है, ये 2-3 क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनते हैं, आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैप्टर को जरूर करके जाना, क्योंकि ये चैप्टर आसान है। इस वाले चैप्टर में इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप डायग्राम सही बना रहे हैं, ठीक है, तो डायग्राम बनाने के भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि अगर आपका डायग्राम सही बन गया तो डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन सही होगी। अगर डायग्राम सही है तो उसके आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस वाले चैप्टर को आप जरूर करके जाइएगा। उसके बाद बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में। एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से आपका 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, एक एक्सरसाइज है, आप चाहें तो कर सकते हैं। जो बच्चे पास होने के लिए पढ़ रहे हैं उनको लिए बात कर रहा हूं मैं ये, जो बच्चे 80 के लिए पढ़ रहे हैं उन्हें तो डेफिनेटली करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मिलना है जरूर। उसके बारे में मैं बात करता हूं नेक्स्ट चैप्टर, सरफेस एरिया, सभी बच्चों को करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से जरूर आना है। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आपको सरफेस एरिया के फॉर्मूले याद करेंगे, फॉर्मूला लिखने का भी नंबर है, तो प्लीज इस बात का ध्यान दें कि फॉर्मूला लिखने का नंबर है, तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टैटिस्टिक्स 5 नंबर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो आप यहां से फॉर्मूला बेस्ड है, और क्वेश्चन आना है मोड, मीडियन, मीन तीनों निकालने का। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाला अभी बताया था, 2 क्वेश्चन बनते हैं, जरूर करना है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत आसान है, सभी को करना है। तो इसी के साथ हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, इसकी भी हमने प्रेडिक्शन कर ली, ठीक है, और ये भी ध्यान कर लिया कि किस चैप्टर से कितने नंबर का है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास 4 सेक्शन है, जिसमें से हम 2 सेक्शन आपके आज डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी का। आप क्वेश्चन पेपर को किस स्ट्रेटजी से करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन ए से स्टार्ट कर देंगे बहुत एनर्जी के साथ, सबसे पहले गए सेक्शन ए करना स्टार्ट कर दिया। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के जो आने वाले हैं वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अब 20 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए आपने 1.5 घंटा वेस्ट कर दिया, ट्रिकी क्वेश्चन है, वो आपको डिमोटिवेट कर देगा, जिसकी वजह से जो आपको आता होगा ना वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर को करने की एक टैक्टिक्स होती है, जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं।
अगर आप उस स्टैटिक से क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपके 80 मार्क्स जरूर आएंगे और आप जरूर पास हो जाएंगे। अब ये बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल होते हैं आपके 5 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए में सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है जिसमें आपके 18 टोटल में एमसीक्यू है और 2 आपके असम्पशन रीजन है। सेकंड जो आपका सेक्शन है जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो आता है आपका 10 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, जिससे आपका आता है 18 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन डी आपका आता है 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच, जो आपका बन जाता है 20 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर एक केस स्टडी आपकी 4 मार्क्स की है और 4 3 जा 12 मार्क्स जिसका आपका वेटेज है, और टोटल इस तरीके से आपका 80 मार्क्स रहता है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि आपको पेपर में सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। ध्यान देना, कॉपी पेन में अच्छी तरीके से नोट कर लें। सबसे पहले आपको जो 15 मिनट्स दिए जाते हैं पेपर को पढ़ने के लिए, आप उसको अच्छी तरीके से रीड करें। रीड करने के बाद आपके माइंड में प्री प्लानिंग हो जानी चाहिए। तरीका तो ये कहता है कि जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता है सबसे पहले वही अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन मैं इसमें अपनी एक चीज ऐड कर देता हूं। मैं ये कहता हूं कि आपको सबसे पहले जो सेक्शन अटेम्प्ट करना है ना, वो करना है सेक्शन डी, जो सबसे ताकतवर दुश्मन है, सबसे पहले उसी को मात दे दो आप, और फिर देखो आप आसानी से युद्ध जीत सकते हो। यही काम हमें यहाँ पे करना है। सेक्शन डी में चूंकि 5 क्वेश्चन का एक 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चारों ही क्वेश्चन हम प्रेडिक्ट कर चुके हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं, जिन बच्चों ने अब तक नोट नहीं किया है, दोबारा से नोट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, सेक्शन डी हम पूरा का पूरा प्रेडिक्ट कर चुके हैं। हम भगवान से प्रे करते हैं कि ऐसा ही हो। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। उसके बाद जो 5 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन आपका आने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं। 100% 5 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आता है और हर साल आता है, चॉइस में आएगा, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। उसके बाद आपका आता है तीसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। 100% वहां से क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान देना। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन आपका बनता है स्टैटिस्टिक्स का, जो लगातार आपका हर साल क्वेश्चन आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए, या फिर आपका आएगा मॉन, मीडियन और मीड, तीनों ही चीजें निकालने के लिए। तो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम सेक्शन डी को पूरा प्रेडिक्ट कर चुके हैं, तो पूरी प्लानिंग के साथ जाएंगे और सबसे पहले आपको सेक्शन अटेम्प्ट करना है सेक्शन डी, जो कि आपका है 20 नंबर का। और कोशिश ये करनी है आपको स्टार्टिंग के 1 घंटे से पहले ही, टारगेट मैक्सिमम 1 घंटे का, 30 मिनट से लेके 60 मिनट के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं कि आप 45 मिनट्स के अंदर आपको कोशिश करनी है कि ये 20 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। जैसे ही आपके 20 मार्क्स आते हैं तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं इस पेपर से निकल चुका हूं। उसके बाद सेकंड जो आपको सेक्शन अटेम्प्ट करना है, वो करना है आपको सेक्शन सी, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, जो हम लगभग प्रेडिक्ट कर चुके हैं, जो कि इसमें 2-3 चैप्टर हर बार वेरी करते हैं कि किसी से 2 नंबर का, जैसे कि आपका चैप्टर 1 की बात करें, 2 की बात करें, जो आपके प्रूफ करने वाले ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। उसके बारे में अगर हम बात करें, रिलेटेड टू सर्कल क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। सर्कल का क्वेश्चन यहां पे 3 मार्क्स से आ सकता है। इस तरह के प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी यहां पे आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहां से देखने को मिले। सबसे सेकंड 5 चीज आपको क्या है, पहला आपने सेक्शन डी करा, उसके बाद सेक्शन सी करा, यहां से आपने 18 मार्क्स का यानी कि 38 मार्क्स का पेपर आप पूरा का पूरा कर चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे में, 1.5 आवर के अंदर आपने जो है आपने कितना क्वेश्चन पेपर कर लिया, 38 मार्क्स का, यानी कि आप 50% क्वेश्चन पेपर अप्रोक्सीमेटली खत्म कर चुके हैं। उसके बाद आपको जाना है सेक्शन बी पे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम लगने वाला है, 2 से 3 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद सेकंड लास्ट आपको आना है सेक्शन ई पे। केस बेस्ड स्टडी के बारे में मैं भी आपके डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मैंने यहां पर
प्रेडिक्ट करी है 5 केस स्टडीज, जिनमें से 3 केस स्टडी में भी हो सकता है आ जाए। प्रेडिक्शन कुछ भी होती है, प्रेडिक्शन को प्रेडिक्शन कहते इसलिए है ताकि उसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो केस स्टडी जो कि 4 मार्क्स की एक है, ध्यान देना, इसमें 1 और 2 मार्क्स, यानी कि जो लास्ट का क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहता है, तो आप लास्ट का क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करें आप, ठीक है। तो हर एक केस स्टडी 4 मार्क्स की है, जिसको आपको ध्यान से करना है। सबसे लास्ट में आपको करना है सेक्शन ए। सेक्शन ए सबसे लास्ट में करें, क्योंकि सेक्शन ए की एक ही क्वालिटी है क्या, कि वो आपको कंफ्यूज करेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेक्शन ए के बारे में मैं आपको इसलिए क्यों कहता हूं, आपको सबसे लास्ट में करना है, उसका सबसे बड़ा रीजन है, अगर हमारे पास टाइम कम बचा और हमारा एक एक मार्क्स का क्वेश्चन अगर छूट गया तो हमको इतना ज्यादा रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे से 5 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया ना तो वो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो हमने अभी आपको बताया क्या है, सबसे पहले सेक्शन डी करना है, उसके बाद सेक्शन सी करना है, उसके बाद सेक्शन बी करना है, उसके बाद आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं और सबसे लास्ट में आपको सेक्शन ए करना है। दोस्तों इस टेक्निक के साथ आप क्वेश्चन पेपर को करिए और फिर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा आपका पेपर कैसा रहा। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी प्रेडिक्शन करूंगा, जिसका प्रेडिक्शन का मतलब यहां पर है केस स्टडी से। केस स्टडी हमारी 3 आने वाली हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ये कोशिश की है अपने एक्सपीरियंस से, ये मैंने कोशिश की है अपने एक्सपीरियंस से कि कौन सी केस स्टडी आ सकती है। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने 5 केस स्टडी चूज की हैं। मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि मैंने किस तरीके से कोशिश करी है चूज करने के लिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इनमें से कोई 3 केस स्टडी आपको कल पेपर में मिले, ठीक है। तो आइए पहली केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। देखिए जरा, पहली केस स्टडी जो हमारी बैठती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रेडिक्शन है हमारी कि एक केस स्टडी यहां से आ सकती है जो कि बनती है ग्राफ वाले क्वेश्चन की, जिसमें आपका बताया गया है कि एक लड़की जो है आपका फ्लैग लेके दौड़ रही है, ठीक है, जो आपका डायग्राम भी बना हुआ है एनसीईआरटी में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी बनती है, तो यहां से आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, एक केस स्टडी आने के चांसेस पूरे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपकी एक केस स्टडी हो। सेकंड केस स्टडी जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो है आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लास्ट ईयर भी केस स्टडी आई थी, तो ध्यान देने वाली बात है। हमें ऐसा लगता है कि अब की बार भी केस स्टडी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जरूर आनी चाहिए। बहुत ही आसान केस स्टडी लास्ट ईयर में भी थी और अब की बार भी बहुत आसान आनी चाहिए। उसके बाद तीसरी हम समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में चूंकि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, जैसे कि कोई टावर दे दिया आपको या फिर कोई बिल्डिंग दे दी, यहां से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि हम इस अपने मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं उसको हम अपने रियल लाइफ में किस तरीके से यूज कर रहे हैं, किस तरीके से उसकी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बनता है। तो एक केस स्टडी यहां से भी आ सकती है, हमारी प्रेडिक्शन में तीसरे नंबर पर रखी गई है। उसके बाद ये आपकी चौथी केस स्टडी बनती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये दोनों सेम ही है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहां से मान के चलना कि यहां से भी एक केस स्टडी आपकी आ सकती है। और जो लास्ट प्रेडिक्शन हमारी केस स्टडी की है वो है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, एपी से एक केस स्टडी आ सकती है। ये 5 केस स्टडी मैंने अपने एक्सपीरियंस से प्रेडिक्ट की है। उम्मीद करता हूं कि यही केस स्टडी आए। कल आप मुझे कमेंट में जरूर बॉक्स में लिख के बताइएगा कौन सी केस स्टडी आई। मैं प्रे करता हूं गॉड से कि इन्हीं केस स्टडी में से एक आपकी आई। बेटा ध्यान देना कि हम पूरे साल मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं, पूरे साल हम ट्यूशन पढ़ते हैं, पूरे साल माँ बाप आपकी फीस भरते हैं, पूरे साल हम स्कूल को फीस देते हैं, और हमें अपनी पूरे साल की मेहनत को सिर्फ एक दिन में, और एक दिन में नहीं सिर्फ 3 घंटे में दिखाना होता है। तो आइए तैयार हो जाइए उन 3 घंटे के लिए, उन 3 घंटे में परफॉर्म करने के लिए। जिस तरीके से वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में हम चाहे कितने ही मैच जीत लें, लेकिन वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अगर हम हार जाते हैं तो इसका मतलब हमने कुछ नहीं करा। वही सेम चीज हमारे साथ पेपर में होती है। अगर हमने पेपर में यानी कि
जिस दिन हमारा पेपर है वो 3 घंटे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की तरह है। अगर हमने उसके अंदर परफॉर्म नहीं किया तो उसका मतलब हमने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। तो आइए तैयार हो जाइए, आज की रात है, कल हमें दिखाना है कि वो 3 घंटे में हम किस तरह से करेंगे। बहुत ही कूल माइंड होके आपको जाना है, बहुत ही आसानी से आपको पेपर रीड करना है। पूरी प्लानिंग हमने पेपर की है, तो उस तरीके से आपको सीधा बगैर कुछ हुए सेक्शन को उठाना है, करते चले जाना है। साफ राइटिंग में करने की कोशिश करना, डायग्राम जरूर बनाने हैं। डायग्राम के बगैर क्वेश्चन नहीं होते हैं, ध्यान रखना। डायग्राम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सो प्लीज टेक दिस केयर। आइए मैं आपको बता देता हूं, एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जब तक सफल ना हो चैन की नींद ना त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक।